नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बाइट पर। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, रेलवे एनटीपीसी 2024 की नोटिफिकेशन आ चुका है और हम उसकी तैयारी के लिए कर रहे हैं मॉक टेस्ट। आज हम मॉक टेस्ट 4 करेंगे। इससे पहले के 3 मॉक टेस्ट चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर सारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप कैसे करते हैं और मैं कैसे करता हूँ। मैं तो इसको ऐसे करता हूँ, देखिए ये 72 है, ठीक है ना। इस 72 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 72 को हम लिख सकते हैं क्या, जैसे कि 8 9 जा 72 होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 36 दूना 72, ठीक है ना। और अगर मैं ये 18 बोलूँ तो 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 दूनी 18, ठीक है। अब यहाँ पे तो देखिए, जब ये पॉइंट हटेगा तो नीचे डबल जीरो आ जाएगा, और यहाँ पे भी जब पॉइंट हटेगा तो नीचे डबल जीरो आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए, 36 जो होता है वो 6 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब ये जो 9 होता है वो 3 का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे देखिए 2 और 2 दो बार है, तो जब स्क्वायर रूट हटेगा तो एक बार आ जाएगा। प्लस अगर इसकी बात करें तो हम देखिए, ये 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और 100 का नीचे 10 हो जाएगा। यहीं पे 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है और नीचे 100 है, तो 100 का स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा। तो देखिए 6 × 18 और 18 दूनी कितना हो जाता है हमारा 36, और ये 0.2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ये 0.8 हो जाएगा। जब यहाँ से नीचे एक 10 दे रखा है तो ऊपर एक डिजिट से पहले 0 लग जाएगा, तो देखिए ये 10 हो जाएगा, 36 और 1 37। तो यानी कि इसका सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर जो आया है वो ऑप्शन डी इसका सही आंसर आया, 37। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक सर्कल दे दिया है 10 सेंटीमीटर रेडियस का, ठीक है। जैसे कि हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, इसका फिगर देखते हैं। यहाँ पे ये सर्कल देने के बाद कहता है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर हमको दे रखा है, ठीक है। अब ये एक्स वाई और पी क्यू एक कॉर्ड दे दी है, तो एक्स वाई ये मान लेते हैं हम, और पी क्यू हमारी ये कॉर्ड हो गई। एक्स वाई की लेंथ जो है 12 सेंटीमीटर हमको दे रखी है यहाँ से यहाँ तक। पी क्यू की जो लेंथ दे रखी है हमको वो 16 सेंटीमीटर दे रखी है। अब यहाँ पे ये कह रहा है ये दोनों कॉर्ड सेंटर के अपोजिट है, तो सेंटर को मान लेते हैं हम क्या, ओ। अब इसमें पूछता है कि डिस्टेंस बताना है कॉर्ड का, तो मान लेते हैं। अब देखिए ये जो है सेंटर से कॉर्ड के ऊपर, तो वो परपेंडिकुलर होती है और उस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में बांट देती है, ठीक है ना। अगर ये पूरी 12 सेंटीमीटर है तो ये 6 सेंटीमीटर की हो जाएगी, और ये पूरी 16 सेंटीमीटर की है तो 8 सेंटीमीटर की हो जाएगी। अब आप यहाँ पे देखिए, रेडियस 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एक ट्रिपलेट आपको याद होगा 3 4 5 का, ठीक है ना। ये 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है पाइथागोरस, जो हमें सबको याद होता है। अब अगर हम इस वाले ट्राइंगल में इसको लगाएंगे तो देखिए ये 5 का 2 गुना हो रहा है और ये 4 का 2 गुना हो रहा है, तो यहाँ पे जो ये 3 आएगा इसका ये 2 गुना हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे ये 3 का 2 गुना हो रहा है, ये 5 का 2 गुना हो रहा है, तो ये यहाँ पे 4 का 2 गुना हो जाएगा, तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा और यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो यही डिस्टेंस जो है पूछी गई थी हमसे, ठीक है। यही डिस्टेंस हमसे पूछी गई थी, इसी डिस्टेंस को हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब ये डिस्टेंस क्या आ जाएगी, ये डिस्टेंस आ जाएगी इन दोनों का सम। तो 8 और 6 कितना हो गया, 8 और 6 14, तो 14 सेंटीमीटर इनके बीच की दूरी हो जाएगी, दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा इसका सही उत्तर है, 14 सेंटीमीटर। आशा करता हूँ समझ आया होगा आपको, आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये दे दिया है कि एक तरल मिश्रण में 1/5 भाग अम्ल है, यानी कि एसिड है, और 3/5 भाग जो है अल्कोहल है, शराब है, और शेष भाग पानी है। तो देखिए, अगर हम टोटल ये मान लें कि टोटल जो मिश्रण था वो कितना था, 5 भाग। अब इसमें से एसिड की अगर हम बात करें और अल्कोहल की बात करें और क्या, वाटर की, तो देखिए एसिड जो है इस टोटल का 1/5, तो कितना हो जाएगा, 5 का 1/5 एक हिस्सा। अब इसी का 3/5 करेंगे तो 3 हिस्सा हो गया, अल्कोहल हो गया। अब 3 और 1 4, 5 में से 4 गया तो बचा कितना, 4, ये हो गया हमारा क्या, वाटर। अब इसी 5 की वैल्यू जो दे रखी है हमको, वो कितनी दे रखी है, 20 लीटर। इस 5 की वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में हमको 20 लीटर दे रखी है, तो ये सीधा सीधा यहाँ से देखा जाए तो 4 गुना हो रहा है, कितना, 4 गुना। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है मिश्रण में कितना पानी, लीटर में बताना है कितना पानी था। तो एक हिस्सा यानी कि 5 जो एक हिस्से की वैल्यू 4 गुना आ रही है, तो यहाँ से हमें देख लेंगे, तो 1 को 4 से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 4 लीटर, ठीक है ना। 5 की वैल्यू 20, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4,
तो यही एक की वैल्यू ही पूछी जा रही है, तो 4 लीटर हो गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 4 लीटर पानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर बताना है हमें कि एक वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 144, 108 और 72 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 3 बचता है। तो देखिए आप इनका एलसीएम लेना होता है। अब एलसीएम आप कैसे लेंगे, है ना। एलसीएम आप देखें, अगर 144, 108 और 72, 72, देखिए जो छोटा नंबर है ये नंबर कंप्लीटली इसके अंदर आता है 144 में, 2 टाइम्स, तो इसको हम हटा देते हैं। ठीक है ना, ये पूरा इसी के अंदर आ जाएगा। तो देखिए अब ये 144 को 12 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, इसको हम 12 से 9 बार करेंगे तो 108 आ जाएगा। तो एलसीएम जब लेंगे इनका तो 12 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, देखिए ये 12 तो आएगा ही आएगा। ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देखें कि इस 12 को मैं 3 और 4 का फैक्टर लिख सकता हूँ, इस 9 को मैं 3 और 3 का फैक्टर लिख सकता हूँ। तो देखिए 1 बार 3 ये आ गया यहाँ से। ठीक है ना। अब आप देखिए 1 बार 4 और 1 बार 3 वो भी बच गया, तो 4 तिया 12। ठीक है, ये हो गया। तो 12 12 144 और 144 को जब हम 3 से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 432। ठीक है, ये एलसीएम निकालने का एक मेरा तरीका है, हो सकता है आपको ये ना समझ आया हो, तो आपको जैसा लगता है एलसीएम निकालने का तरीका आप वैसे ही निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ फैक्टर जो जिसमें मौजूद नहीं है वो फैक्टर हम ले लेते हैं, तो वही मैंने यहाँ पे किया है। तो ये आ गया एलसीएम। ये सबसे छोटी से छोटी संख्या है जिससे 144, 108 और 72 कंप्लीटली पूर्णतः विभाजित होंगे। लेकिन अब हमें 3 शेषफल बताना है, तो हम इसमें 3 ऐड कर देते हैं। तो 435 वो सबसे छोटी संख्या है जो कि इन तीनों से जब विभाजित करेंगे तो 3 शेषफल बचेगा। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा हमारा 435। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 435। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला ट्रिग्नोमेट्री का ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसके अंदर देखिए आप अगले क्वेश्चन में कहता है कि कॉस थीटा दे दिया है हमको, कितना, कॉस थीटा दे दिया हमको √3/3। ठीक है, अगर मैं इसको ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे 3√3, क्योंकि रूट से रूट कट जाएगा तो 3 से 3 कट गया, तो ये आ गया 1/√3 किसका, ये कॉस थीटा की वैल्यू। ठीक है ना, छोड़िए। अब आप देखिए कि इसको क्या कह रहा है, ये कह रहा है कॉसेक थीटा और थेन थीटा की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन 1/sin थीटा। ठीक है, और टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है ना, तो ये साइन थीटा से साइन थीटा चला गया, आ गया क्या, 1/cos थीटा, यही हमको निकालना था। तो देखिए cos थीटा की वैल्यू 1/√3 आई है, तो 1/cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा √3। आसान क्वेश्चन था, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में एक रेक्टेंगल का एरिया दे दिया है कि आयत का क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो कैसे आता है, लंबाई गुना चौड़ाई, ये हमको 300 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखी है। ठीक है, अब इस आयत की विकर्ण की लंबाई हमको दे रखी है क्या, 5 सेंटीमीटर, ये जो हमें दे रखी है। देखिए विकर्ण कैसे निकलता है, जो डायगोनल होता है वो होता है √L² प्लस B², ये हमको 5 सेंटीमीटर ऑलरेडी दी हुई है। तो हमसे क्या पूछता है, आयत का परिमाप, यानी कि पेरीमीटर पूछ रहा है रेक्टेंगल का। अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो 2 गुना लंबाई योग चौड़ाई होती है। ठीक है ना, ये हमको निकालना है। अब आप देखिए यहाँ पे कि लंबाई प्लस चौड़ाई का स्क्वायर कर दें होल स्क्वायर, तो ये L² प्लस B² प्लस 2 टाइम्स LB आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए कि ये L प्लस B का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर जब इधर कर देंगे हम तो ये स्क्वायर रूट हो गया। ठीक है ना, अब ये L² प्लस B² की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, अब यहां से ये स्क्वायर रूट था, ये स्क्वायर रूट इधर आके स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो L² प्लस B² की वैल्यू आ जाएगी 5 का स्क्वायर। अब ये 2 टाइम्स LB की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी, 300, तो ये हो गया 300, तो ये हो जाएगा हमारा 25 और ये हो जाएगा हमारा 600। तो इसको जब हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 625। 625 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो कितना होता है हमारा 25। तो लंबाई और चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई जो आ जाएगी वो हमारी आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। अब इसी का दुगना कर देते हैं, यही हमारी क्या आ जाएगी, आयत का परिमाप। तो 25 दुना कितना होता है 50। तो यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर रेक्टेंगल का पेरीमीटर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 3 पाइप के बारे में बता रखा है कि 3 पाइप किसी काम को, जैसे ए है एक पाइप किसी काम को 15 घंटे में करती है, वहीं पे बी है जो कोई पाइप वो 12 घंटे में उसी काम को कर लेती है।
सी उसी काम को 18 घंटे में करती है। ठीक है, तो अब ये काम क्या है, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, टोटल वर्क। तो 12, 15 और 18 का एलसीएम जो आता है वो आता है 180 यूनिट। ठीक है, मान लेते हैं 180 यूनिट का कुछ काम करना है। तो अब इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, कार्यकुशलता की, एक घंटे में वो कितने यूनिट का काम करेंगे। ये 15 घंटे में 180 यूनिट का काम करता है, तो एक घंटे में वो कितना 12 यूनिट का काम करेगा। इसी प्रकार से बी 15 यूनिट का काम करेगा एक घंटे में, और सी जो है 10 यूनिट का काम करेगा एक घंटे में। अब ये बोला जा रहा है कि तीनों मिलके इस काम को कितनी घंटे में कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए 180 यूनिट का काम है, एक्चुअल में ये है क्या कि ये कोई टैंक है, खाली टैंक होता है, उसको ये तीनों मिलके कितने घंटे में भर लेंगे। तो मान लेते हैं 180 लीटर का ही टैंक है, यूनिट की जगह अगर टैंक बोल दिया तो मान लेते हैं लीटर। तो 180 लीटर का ये टैंक है, इसको तीनों मिलके कितने घंटे में भर देंगे। तो देखिए एक घंटे में कितने यूनिट का काम कर रहे हैं, 10, 20, 30, है ना। और इसके अंदर देखिए एक चीज और है कि इसमें बोला गया है कि पाइप ए और सी के बारे में, सिर्फ कि पाइप ए और सी खाली टैंक में एक साथ खोला जाता है, तो टैंक को भरने में लगने वाला समय घंटों में कितना होगा। तो यहाँ पे सिर्फ हमें ए और सी को ही लेना है, बी को नहीं लेना। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 12 और 10 कितना हो जाएगा हमारा 22। ठीक है ना, ये कट जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास 90/11। इस 90/11 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 सही 2/11 घंटे। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा, 8 सही 2/11 घंटे लगेंगे ए और सी को एक खाली टैंक भरने के लिए। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक ये बार ग्राफ दे रखा है, इसके अंदर ये पूछ रहा है कि इन सालों, ये जो साल्स दे रखे हैं 1981 से 82, 83, 84, इसमें कौन सा साल ऐसा है जो प्रीवियस उससे पहले वाले साल से ज्यादा ग्रोथ करी है, इससे पहले वाले से प्रोडक्शन में ज्यादा इंक्रीज आई है। तो देखिए क्या नाम है, इसमें बोला कि पिछले वर्ष की तुलना में उत्पाद टन भार में सर्वाधिक विशुद्ध वृद्धि हुई है। तो जिसके अंदर गैप ज्यादा होगा, इसका गैप, इस गैप का जिसमें ज्यादा अंतर आएगा वही होगा हमारा आंसर। ठीक है ना। तो आप देखिए एक बात कि 1982-83 में अगर आप देखेंगे इस वाले साल के अंदर ये पहले वाले साल से ज्यादा गैप आया। ये देखिए इतना गैप आया, इसका मतलब सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन पिछले साल से बढ़ी है वो 82-83 साल में बढ़ी है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। 1982 से 83 के अंदर पिछले वर्ष से ज्यादा उत्पाद यानी प्रोडक्शन इंक्रीमेंट देखा गया है। ठीक है, आशा करता हूं समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक अलजेब्रा का क्वेश्चन है। देखिए अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। यहाँ पे x और y का अनुपात दे रखा है 4:5। तो मैं हर जगह से क्या करूंगा, यहाँ पे y को कॉमन निकाल लूंगा। ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे y कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे x/y आ जाएगा, ये y हट जाएगा। तो ठीक है, यहाँ से y जो आएगा वो यहाँ वाले y से कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे y आ जाएगा। तो x/y की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, वो हम लिख लेते हैं। तो 5 × 4/5 +7 हो जाएगा। इसी तरीके से 5 × 4/5 -7 हो गया। प्लस कर लेते हैं 6, यहाँ पे भी मैंने y कॉमन लूंगा तो 6 में x/y की वैल्यू 4/5 आती है, +4 होती है। इसी तरीके से 7 हो जाएगा यहाँ पे, और x/y की वैल्यू 4/5 दे रखी है और यह -8 हो जाएगा। ठीक है ना, ऊपर नीचे y से y कट जाएगा। देखिए 5 से 5 गया, 5 से 5 गया, 7 4 कितना होता है 11 हो जाता है, और नीचे जो है माइनस आ जाएगा, -3। ठीक है ना, क्योंकि 4 में से जब 7 जाएगा तो -3 आ जाता है। अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ देखूं तो 5 से 4 बार करूंगा तो 20 हो जाएगा, 6 चौक 24, 24 और 20 को अगर मैं देखूं तो 44/5 हो गया। इसी तरीके से मैं 7 चौक 28 हो जाएगा, और 8 पंजे 40, और 28 में से जब 40 माइनस करूंगा तो -12 हो जाता है, ये मेरा -12/5। ठीक है ना, ये देखिए 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, ये -11/3, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा 44/12। तो 3 से ये 4 बारी में चला जाएगा, है ना, 4 से ये 3 बारी में चला गया, और 4 से 11 बारी में, तो -11/3 -11/3 2 बारी आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं -22/3। ठीक है ना, तो -22/3 ही इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, -22/3।
ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था एक तरीके से, अलजेब्रा का थोड़ा सा ये क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू हम इसमें डाल दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अलजेब्रा का प्योर क्वेश्चन। इसके अंदर कहता है कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू 12 दे दी है, ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 50 दे दी है, तो एक्स की पावर 4 और माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इसकी वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, अभी यहाँ पे आप एक चीज देखिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कि एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स और x माइनस 1 अपॉन एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी पे मैंने लगा दिए। अब यहाँ पे देखिए कि इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है, तो हम x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू हमारे को 50 दे दी है और डिवाइड कर देते हैं x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू से जो 12 है, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 25/6। ठीक है, अब एक चीज और कि अगर हम x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2ab आता है, तो x इंटू 1 अपॉन एक्स, तो ये x से x कट गया। ठीक है, ये आप जानते हैं बट मैं आपको बेसिक से करके बता रहा हूँ, इसमें कुछ नहीं होता। हमें सीधा सीधा अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू दे रखी है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो हम सीधा 2 माइनस कर देते हैं स्क्वायर करके। तो देखिए x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ रखी है यहाँ पे 12, तो 12 का स्क्वायर 144 होती है, यहाँ प्लस हो रहा 2, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो ये कितनी आ जाएगी यहाँ पे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 142। इसकी वैल्यू आ जाएगी ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की। अब हमने ये क्यों निकाला, अब देखिए एक्स की पावर 4 1 अपॉन एक्स की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को हम एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स और एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स में तोड़ देते हैं। ठीक है, ये आ गई। अब देखिए ये x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारी 142 आई हुई है। ठीक है, अब x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू जो है हमने यहाँ से निकाली थी 25/6। x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 12 हमारे को ऑलरेडी दे रखी है। ठीक है, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमारे को 12 दे रखी है, 6 से 2 बारी में चला गया, 25 से 2 बारी में 50 होता है, 142 इंटू 50। तो जब हम इसको इंटू कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 7100 है ना। तो हमारा आंसर क्या आ गया 7100 इसका, जो कि ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है 7100। ठीक है ना, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो नहीं था लेकिन कैलकुलेशन फास्ट करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, आपको प्रैक्टिस करनी होगी कम से कम टाइम में भी। आसान क्वेश्चन था, डी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। देखिए इसके अंदर मैंने आपको पहले बताया था कि जब दो एंगल का सम जो होता है a प्लस बी अगर 90 डिग्री होता है तो साइन a जो होता है वो बराबर हो जाता है कॉस b के, कॉस a बराबर हो जाता है साइन b के। इसी तरीके से सेक कॉसेक वगैरह इन सब की बात चलती है। ठीक है ना, ये एक ट्रिग्नोमेट्री का आपको कंसेप्ट है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि 63 और 27 जो है प्लस करेंगे तो 90 बनता है, तो मैं इस साइन 27 मैं यहाँ पे ये कॉस 63 को है ना, कॉस 63 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 27 लिख सकता हूँ, कॉस 63 को साइन 27। तो देखिए यहाँ पे भी साइन 27 है, यहाँ पे भी साइन 27, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 27। ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देखिए 10 स्क्वायर 45, 10 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो ये तो डिनोमिनेटर यानी कि हर में 1 आ गया। अब सेक 27 की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए कॉस इधर भी देखेंगे 63 और 27 क्या होता है 90 होता है, तो इस कॉसेक 63 को मैं सेक 27 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, सेक 27। तो यहाँ पे सेक 27 और यहाँ सेक 27 क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 27 डिग्री। ठीक है ना। अब ये साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, तो ये हो जाता है हमारा 10 स्क्वायर 27 डिग्री। ठीक है, अब आपको पता है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा होता है 1। अब यहाँ पे उल्टा हो रखा है ना, तो यहाँ पे अगर हम -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ -1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो 10 स्क्वायर 27 माइनस सेक स्क्वायर 27 कितना हो गया -1। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा -1। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड था प्लस एक कंसेप्ट था a प्लस बी का जो 90 डिग्री होता है, ये आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक ट्रेन दे रखी है जिसकी लंबाई हमें
ज्ञात करनी है ट्रेन की, जो कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है और एक खंबे को वो 1.5 मिनट में क्रॉस कर लेती है। तो जैसा कि आप जानते हैं डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इनटू टाइम होता है, और जब भी ट्रेन खंबा, पेड़, आदमी या फिर किसी पोस्ट को पार करती है तो एक्चुअल में वो अपना लेंथ ही क्रॉस कर रही होती है, वो अपना लेंथ डिस्टेंस के तौर पे तय कर रही होती है। तो ट्रेन की लेंथ आ जाएगी प्लस स्पीड दे रखी है हमारे को 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से कर लेते हैं। 1.5 मिनट दे रखा है तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से कर लेते हैं। तो देखिए ये पॉइंट से 1 0 चला गया, 6 से ये 3 बारी में चला जाएगा, 3 से ये हमारा कितना 5 बारी में चला जाएगा। तो 6 पंजे 30 हो जाता है, और 30 को 5 से इंटू करेंगे तो 1500 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो ट्रेन की जो लंबाई थी वो कितनी है, 1500 मीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 1500। ठीक है ना, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखिए आप इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, ऑफ का मतलब होता है गुणा। तो देखिए 3 से 3 चला गया, ठीक है, तो 2/5 बता है, तो ये हमने 2/5 लिख लिया माइनस 1/5। ठीक है ना, तो 2 में से 1 गया, 1/5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्लस कर लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि ये क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, तो यानी कि ये रेशियो 5/4 हो जाएगा, यहाँ गुणा का साइन, तो 5 से 5 चला गया, 2 से 2 बारी में, 2 से 3 बारी में, तो प्लस में ये 3/2 आ जाता है। ठीक है, 3/2 आ जाता है। अब आप यहाँ पे देखिए क्या है कि 11 में से 1 जाएगा तो 10 बचेगा, 10 में से 5 को मैं डिवाइड करूंगा तो 5 से ये 2 बारी में चला जाएगा। ठीक है, तो ये 3/2 हो गया। तो अब आप यहाँ पे इसका अगर एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना हो जाता है, 4 और 3 7, तो 7/2 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारा ए इसका सही आंसर है, 7/2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो 25,000 की एक धनराशि 2 वर्ष के बाद 36,000 हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। देखिए कोई प्रिंसिपल है, ठीक है ना, कोई प्रिंसिपल है, तो 25,000 की धनराशि 2 वर्ष के बाद, तो देखिए ये प्रिंसिपल कुछ सालों के बाद क्या बोलता है कि 25,000 हो रखी है कोई अमाउंट। अब यहाँ से 2 साल के बाद, यहाँ से 2 साल के बाद ये धनराशि कितनी हो गई, 36,000। तो यानी कि कोई अमाउंट, एक निश्चित धनराशि निवेश करी थी चक्रवृद्धि ब्याज पे, कुछ सालों के बाद, जो कि हमें नहीं पता, वो 25,000 होती है, लेकिन ये जानते हैं कि इस 25,000 से 2 साल के बाद ये धनराशि 36,000 हो जाती है, तो हमको ब्याज दर निकालना है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और 2 साल की बात होती है तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, इनका अनुपात ले लेते हैं। ठीक है ना, इनका अनुपात लिया, 3 0 से ये 3 0 कट गया। अब हम 2 साल की बात होती है तो स्क्वायर कर लेंगे, 3 साल की बात होती है तो क्यूब रूट कर लेंगे, 4 साल की बात होती है तो 4th रूट कर लेंगे, 1/4 रूट कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 साल की बात हो रही है तो हमने स्क्वायर रूट निकाल लिया। तो 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, 36 का 6 होता है। तो देखिए 5 की कोई चीज 6 हो रही है, यानी कि 1 की बढ़त। अब 1 की बढ़त हो रही है, 5 के ऊपर प्रतिशत में निकालना है, तो 100 से कर लेंगे, तो 5 से ये 20 बारी में चला गया। तो जो हमारा ब्याज दर आ गया वो कितना हो गया, 20%। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 20%। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ आ गया। ये एक इसका तरीका होता है कि 2 साल का आप कैसे निकालते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक सिलेंडर की कैपेसिटी दे रखी है, ठीक है, एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 6160 मीटर क्यूब है, यदि टैंक की आधार का व्यास 28 मीटर है। तो देखिए अगर सबसे पहले समझिए कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो हम कैसे निकालते हैं, πr²h। तो पाई की वैल्यू 22/7 हो गई। रेडियस क्या आ जाएगा, 28 सेंटीमीटर व्यास दे रखे, तो इसका आधा रेडियस हो जाता है, तो 28 का आधा 14 होता है। यहाँ पे इसकी ऊंचाई हमको निकालनी है, ठीक है ना, डेप्थ जो बोला जाता है, इसकी गहराई टैंक की, ये हमें निकालनी है। अब इसका जो क्षमता दे रखी है वो 6160 दे रखी है, ठीक है। तो अब हम इसको 11 से 2 बारी में करते हैं, तो 11 से ये 5 बारी में 55 हो जाएगा, 5 और 1 ये 6 66 ये हो गया, ठीक है। ये 2 बारी में अगर हम करेंगे तो ये 280 आ गया, है ना, 280 आ गया, और 7 से ये 2 बारी में चला जाएगा। 14 से अगर मैं बात करूं, 14 दूनी 28 होता है, तो ये 20 बारी में चला गया। 2 से ये 10 बारी में, तो हाइट जो आ जाएगी इस सिलेंडर की वो 10 मीटर आ जाएगी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 मीटर। ठीक है ना,
आसान क्वेश्चन था, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 5,000 की धनराशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो कितने वर्ष में ब्याज की राशि 1,500 रुपए हो जाएगी। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो होता है PRT अपॉन 100। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आपको क्या दे रखा है, कितने वर्षों में ब्याज की राशि, तो यानी कि ब्याज आपको 1,500 दे दिया है, धनराशि आपको 5,000 दे दी है, ब्याज दर 10% दे रखा है, टाइम आपको नहीं दिया, नीचे 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो चला गया, 5 से ये 3 बारी में चला गया, तो टाइम जो आ गया वो हमारा 3 वर्ष आ गया। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 3 वर्ष के बाद से 5,000 की धनराशि 10% के साधारण ब्याज पे 1,500 रुपए का ब्याज वो देगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन में कि 4 sin 30 की वैल्यू क्या होती है, हाफ। तो sin 30 की वैल्यू हाफ होती है, स्क्वायर हो जाएगा 3। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। तो इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। और 2 की tan 45 की वैल्यू होती है 1, और इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे क्योंकि स्क्वायर रखा है। अब देखिए 2 2 जब 4 होता है तो ये यहाँ से चला जाएगा तो 1 आ जाएगा। ये √3 का स्क्वायर 3 होता है तो ये 3 से 3 कट गया तो 1 आ गया, और 2 1 जा 2, तो 1 और 1 2, 2 में से 2 गया 0। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा 0। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक प्रोडक्ट को 360 रुपए बेचने पे 360 रुपए पे बेचने पर 10% की हानि होती है। तो देखिए मान लेते हैं क्या, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस के 90% पे उसने बेच दिया होगा, तभी 10% की उसको नुकसान हुआ है। तो ये कितने पे बेचा, 360 पे। क्रय मूल्य के 90% पे उसने बेचा तो कितना, 360। तो देखिए यहाँ से आप 9 से ये 4 बारी में चला गया तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा उसका, 400 रुपए। ठीक है ना। अब वो कहता है 30% लाभ बनाने के लिए आप वस्तु को कितने पे बेचे। तो देखिए सेलिंग प्राइस जो विक्रय मूल्य आ जाएगा, इस 400 पे 30% का लाभ कमाना है तो 130% पे बेच दे। तो परसेंट का साइन हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, और अगर मैं इसकी बात करूं तो कितना आ गया, ये 520 रुपए में अब इसको बेचना पड़ेगा 30% लाभ कमाने के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 520 रुपीज। ठीक है ना। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 3 संख्या दे दी है। देखिए 3 संख्या है, इनका अनुपात 3:5:2 दे रखा है, और उनका जो संख्याओं का गुणनफल दे दिया है हमें। तो देखिए 5 दिए 15 और 15 दूनी 30, तो 30x³ मान लेते हैं क्योंकि हमने नंबरों को 3x 5x और 2x माना है। तो ये जो हमको दे रखा है प्रोडक्ट बोर्ड 10290 हमको दे रखा है। तो देखिए 0 से 0 चला जाएगा, 3 से अगर हम करेंगे तो 3 से एक बारी में चला गया, 4 बारी में 12, फिर 3 बारी में 9। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यूब रूट आ जाएगी 343 की। तो 343 का क्यूब रूट क्या होता है, 7। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 7। अब तीनों संख्या में सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या तो ये 5 वाली है। तो 5 में 5x के लिए हम 7 से गुना कर देते हैं, तो 7 5 35 हो जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा 75। आसान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक मिक्सचर है जिसके अंदर एक मिश्रण में अम्ल और अल्कोहल जो दे रखा है 3:2 में दे रखा है। ठीक है जी। देखिए एसिड और अल्कोहल का अनुपात हमको दे रखा है, ठीक है ना, 3:2। अब इसके अंदर क्या किया जाता है कि 10 लीटर का अल्कोहल को मिला दिया जाता है। 10 लीटर अल्कोहल मिलाने के बाद ये अनुपात जो है 3:5 में हो जाता है। तो हमें ये बताना है कि एसिड की मात्रा स्टार्टिंग में क्या थी। देखिए जब अल्कोहल मिला रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि एसिड बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे एसिड का अनुपात बराबर है, तो सिर्फ अल्कोहल ही चेंज हो रहा है, और यही हमने जो है यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो 2 से 5 हो रहा है, यानी इस 3 यूनिट। तो यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू जो दे रखी है वो 10 लीटर हमको दे रखी है, कि ये 10 लीटर जो है मिलाया गया है अल्कोहल, इस 3 यूनिट की वैल्यू। अब स्टार्टिंग में पूछा जा रहा है क्या, कि एसिड का बताना है हमें, एसिड कितने लीटर था। तो स्टार्टिंग में एसिड 3 ही था, ठीक है। तो 3 की वैल्यू 10 लीटर दे रखी है, एसिड भी 3 है, तो वही कितना आ जाएगा, 10 लीटर। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर आ जाएगा 10 लीटर। ठीक है ना। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा, 10 लीटर इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। इसके अंदर देखिए क्या कहता है कि ये 38 दे दिया है हमें PAQ। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो होता है इसका डबल होता है ना।
इसका डबल होता है, तो ये कितना आ गया हमारे पास 76 डिग्री। ठीक है, अगर ये 76 डिग्री है और देखिए ये सेंटर दे रखा है, तो ये और ये बराबर होते हैं, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल बराबर हो गया। तो अगर मैं 180 डिग्री में से 76 को माइनस कर दूं तो ये कितना आ जाता है हमारा 104 डिग्री। तो यानी कि इसका और इसका सम कितना आ गया 104 डिग्री। अब इस 104 को 2 से डिवाइड कर देता हूं तो कितना आ गया मेरा ये 52 डिग्री। तो यानी कि ये दोनों एंगल कितने कितने के हो जाएंगे 52 के। और हमें निकालना ही क्या था PQO, हमें निकालना था PQO। आ गया कितना हमारा ये 52 डिग्री। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 52 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 250 से हमारे को 1000 के बीच में, देखिए ये 250 है और 1000 के बीच के अंदर हमको ये बताना है कितनी ऐसी संख्या है जो 5, 6, 7 से विभाजित होती है। तो एलसीएम अगर ले लेंगे हम 5, 6, 7 का, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 210। ठीक है ना, ये आ गया हमारे पास इनका एलसीएम। तो देखिए आप एलसीएम 210, देखिए इसके आसपास क्या जा रहा है, 210 को एक बारी में करेंगे 210, 2 बारी में गुणा करेंगे तो 420। ठीक है, 3 बारी में गुणा करेंगे तो 630 और 5 बारी में गुणा करेंगे तो ये हमारा 4 बारी में गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 840। 5 बारी में ये 1000 से ऊपर जा रहा है। तो कितनी ऐसी संख्या है 250 से 1000 के बीच में, 3, 1, 2, 3। तो 3 संख्या है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 5, 6, 7 से कंप्लीटली विभाजित है पूर्णतः। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि इस डेटा दे रखा है, इस डेटा के अंदर मीडियन निकालना है और अनक्लासिफाइड हमको अब ग्रीकृत आंकड़ों में माध्यिका का मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहले तो इसको आप एक ऑर्डर में लगाते हैं, या बढ़ते हुए में या घटते हुए में। तो हम बढ़ते हुए में लगा देते हैं। तो बढ़ते हुए में पहले 12 आ जाएगा, फिर 15, फिर 16, फिर 26, फिर 36 और फिर 42 यानी 42। ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो 1, 2, 3 और 3 6 टर्म है। तो देखिए यहाँ पे 6 टर्म है, तो ये n/2 और n+1/2 है ना, n है ना, ये देखेंगे तो 6 का आधा कितना होता है, 6 का आधा हो जाता है 3। ठीक है, और 6 का आधा हो जाता है 3 और उसके बाद की टर्म यानी कि 7 है ना, 7वीं टर्म n/2 टर्म और n+1 टर्म जो हो जाएगी उसकी n/2 + 1 टर्म, तो यानी कि चौथा टर्म। इनका एवरेज हमको निकालना होता है। तो थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म का एवरेज हम निकाल लेते हैं। तो देखिए थर्ड टर्म हमारी 16 है और फोर्थ टर्म हमारी 26 है, तो इनका एवरेज निकालना है हमको। तो 16 और 26 को जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 42, इसका एवरेज निकाल लेते हैं तो ये आ जाएगा 21। यही हो जाएगा क्या, इनका माध्यिका। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 21। ठीक है ना, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। 21 इसकी माध्यिका हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। इसके अंदर देखिए ये कहता है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य एलसीएम जो है 126 दे रखा है और उनका महत्तम महापवर्तक एचसीएफ 26 दे रखा है। यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 26 है तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें सम निकालना है। देखिए अगर मैं नंबर्स को मान लूँ, नंबर्स को मान लेता हूँ, क्या है नंबर्स ए और बी। ठीक है ना। अब ये दो नंबर की जो संख्या होती है वो बराबर हो जाता है किसके, एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, एलसीएम 156 दे रखा है और एचसीएफ हमारे को 126 दे रखा है। एक सेकेंड, इसको मैं सही कर लेता हूँ। ये आ जाएगा हमारा एलसीएम 156 और एचसीएफ एचसीएफ जो है सिर्फ और सिर्फ 26। अब आपको यहाँ पे इसको गुणा नहीं करना है, बिल्कुल भी कोशिश मत करना इसको गुणा करने की, बेवकूफ़ी होगी। ऐसे क्वेश्चन में आप छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। देखिए आगे कुछ ना कुछ इसका जो है जुगाड़ निकल जाता है कि इसको गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आगे क्या कहते हैं कि इनका जो नंबरों को संख्याओं के बीच का अंतर, संख्याओं के बीच की अंतर जो है 26 दे रखा है। तो देखिए a - b जो है कितना है, 26। ठीक है, अब हमें यहाँ इसका बताना है कि संख्याओं का योग। तो देखिए संख्याओं का योग बताना है a + b। अब देखिए एक चीज आपकी a + b हम कैसे निकालेंगे। देखिए a + b को हम ऐसे लिख सकते हैं, a - b का होल स्क्वायर + 4ab। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? क्योंकि अगर जब हम इसको खोलेंगे तो आ जाएगा a² + b² - 2ab। अब -2ab और +4ab में +2ab हो जाएगा, जो कि a + b का होल स्क्वायर होता है। तो इस यहाँ पे होल स्क्वायर को हम यहाँ ले गए तो रूट आ गया। ठीक है ना, ये हमने इस तरीके से निकाल ली। आइडेंटिटी आपको याद भी होनी चाहिए। अब a - b का होल स्क्वायर देखिए, 26 का होल स्क्वायर,
ठीक है, प्लस 4ab, 4 टाइम्स ab की वैल्यू आ गई है ये, तो 156 गुना 26, ठीक है। इसको हम स्क्वायर, इधर स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए मैं दोनों साइड से 26 को कॉमन ले लूँ, ले लिया, ओ सॉरी गलत, 26 को मैंने दोनों साइड से कॉमन ले लिया ना। तो अब देखिए मैं कैसे करता हूँ इसको, 26 प्लस, ठीक है, ये कितना हो गया हमारा 26 प्लस 156 को जब मैं 4 से गुणा करूंगा तो ये हमारा कितना आ जाता है, 4 आ जाता है, ये फिर 2 हो जाएगा, फिर 624, ठीक है ना, ये हो गया। अब आप देखिए यहाँ मैं क्या करता हूँ, 26 गुना तो 624 में अगर मैं 26 को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 650 हो गया। अब आप एक चीज और, इसको हमें इंटू अभी भी नहीं करना है, तो आप देखिए इस 26 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 13 गुना 2 26 होता है। अब इस 650 को मैं 13 पंजे 65 लिख सकता हूँ ना, 13 पंजे 65 हो जाता है, प्लस 10 को मैं 5 गुना 2 लिख सकता हूँ, तो ये आ गया। अब आप देखिए जो दो बारी है उनको काट के एक बारी बाहर लिया, ये 2 से यहाँ 2 बारी था तो बाहर एक बारी 2 आ जाएगा, ये 5 2 बारी है तो एक बारी 5 आ जाएगा स्क्वायर रूट पे, तो देखिए कितना आ जाएगा 130। तो 130 आ गया इनका योग, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 130, ठीक है ना। ये आपको बताते समय इतना टाइम लग रहा है, इतना टाइम पेपर में नहीं लगेगा, ये मैं आपको बार बार बताता हूँ। अगर कैलकुलेशन फास्ट होती तो ये सेकंडों के अंदर इसका आंसर आ जाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक क्वेश्चन दे रखा है क्या कि a प्लस बी 8 दे दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें 12 दे दिया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की हमसे वैल्यू पूछ रहा है। अब आप एक चीज देखिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है। अब a प्लस बी क्या दे दिया है 8 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 12, 2ab, तो यहाँ से अगर मैं ab की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या आ जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 12 प्लस इधर आके माइनस हो जाता है, और नीचे ये 2 इधर मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये 64 में से 12 किया तो 52। अब 52 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो कितना आ जाएगा 26, ठीक है, ए बी की वैल्यू आ गई। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो a प्लस बी हमको दे रखा है 8, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे दिया है 12, माइनस कर देते हैं क्या 26, ठीक है ना। तो ये माइनस आ जाएगा तो बाहर माइनस का साइन आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारा अंदर 14, तो 14 को 8 बारी में गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाता है 112, तो माइनस 112 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, -112, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आएगा, आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। इसको हमने कैसे किया कि जब हम इसको जोड़ देंगे तो ये हमारा कितना हो जाता है 5 4 9 और 1 10, ठीक है ना। इस 10 से काटेंगे तो ये चला जाएगा 1 0, तो बच गया 20, इंटू कर लेते हैं। इंटू करने के बाद अब आप यहाँ पे देखें ऊपर नीचे 2 से गुना कर देते हैं, ठीक है ना। तो 3 2 जा 6, तो 6 में से 2 गया तो बच गया कितना 4, है ना। तो 4/10 ये हो गया, प्लस कर लेते हैं, 5 में से 2 गया 3, तो ये 1 0 चला गया, 4 2 जा 8, 8 और प्लस 3 कितना हो जाता है 11, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 11, ठीक है, आसान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 10 लीटर का घोल है जिसमें से 2 लीटर पानी का वाष्पीकरण किया जाता है, शेष घोल में 6% नमक पाया जाता है, तो मूल घोल में नमक की मात्रा कितनी है वो बतानी है। देखिए जब वाष्पीकरण यानी कि वेपोराइजेशन हुआ तो पानी निकला, नमक नहीं निकला, तो नमक पहले भी जितना था उतना अब है, लेकिन पहले अगर 10 लीटर सॉल्यूशन था तो अब कितना सॉल्यूशन है 8 लीटर, तो देखिए 8 लीटर सॉल्यूशन है, इसके अंदर 6% का नमक दे दिया है, तो हम इसका 6% निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हमारे को 48/100 लीटर ये हमारा क्या हो गया नमक, है ना। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ 0.48 लीटर हमारे पास कितना आ गया नमक। अब हमें बताना है क्या है कि स्टार्टिंग में यानी कि शुरुआत में कितना अमाउंट जो है इसमें नमक था। तो देखिए स्टार्टिंग में अगर नमक की जो लीटर में जो मात्रा थी वो इतनी थी, है ना, और टोटल सॉल्यूशन कितना था 10, और हमको निकालना क्या है प्रतिशत में, तो 1 0 से 1 0 चला गया, तो ये 4.8% आ जाएगा क्या नमक की कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में इस घोल में, ठीक है। 4.8 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है 4.8, ठीक है। एक बार और मैं आपको बताता हूं, देखिए इसमें क्या था, इसमें कह रहा है कि 10 लीटर का कोई घोल था जिसमें से 2 लीटर 10 लीटर का घोल था जिसमें से 2 लीटर जो है भाप बन के उड़ गया, तो अब बचा कितना 8 लीटर, लेकिन इस 8 लीटर के अंदर ये
पाया जाता है कि 6% नमक है। तो 8 लीटर का 6% हमने निकाला तो कितना आ गया नमक हमारे पास 0.48 लीटर। तो ये 0.48 लीटर नमक हो गया। तो अब ये पूछ रहा है कि स्टार्टिंग में इस नमक की कंसंट्रेशन बतानी है। तो जब ये 2 लीटर निकाला गया वाष्पीकरण में, उसमें नमक नहीं निकला, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या निकला है, उसमें पानी निकला है। ये दे रखा है यहाँ पानी, वाटर निकला है, ठीक है ना। तो इसलिए नमक पहले जितना था उतना ही होगा। तो अब ये स्टार्टिंग में भी इतना ही था और बाद में भी इतना था। तो लेकिन स्टार्टिंग में सॉल्यूशन 10 लीटर था, तो इसको 0.48 को डिवाइड कर देंगे 10 से, परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से हमने गुना कर दिया, जो कि हमारा ये आंसर आ गया 4.8। ठीक है, ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 30 लेबर किसी काम को 40 दिन में करती है। ये MDH वाला क्वेश्चन है, M1D1H1 अपॉन W1 M2D2H2 अपॉन W2, यानी कि कितने आदमी, M का मतलब है नंबर ऑफ मैन। तो 30 लेबर कितने दिन तक काम कर रही है, 40 दिन तक किसी काम को। अब क्या करा जाता है, 75 वर्कर्स को लगा 75 वर्कर को लगा दिया जाता है। तो अब ये हमें बताना है कि कितने दिन में ये काम कर देंगे। तो 15 से 2 बार करेंगे तो 30 हो जाएगा, 15 से 5 बारी में, 5 से ये 8 बारी में, तो 8 दूनी 16, तो 16 दिन में अब ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 दिन। तो 16 दिन लगेंगे अब उनको काम करने के लिए। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 5 मैच दे रखे हैं, ठीक है, जो कि एक टेनिस प्लेयर 5 मैच जीतता है, 12 मैच हारता है और 3 मैच ड्रॉ कर देता है अपने करियर में। तो फ्रैक्शन बताना है किसका, हारे हुए मैच का, टोटल मैच से। तो हारा हुआ मैच कितना है 12, और टोटल मैच उसने जो खेले हैं वो कितने खेले हैं 20, ठीक है ना। ये 5 3 8 और 12 20 हो जाएगा। तो 4 से 3 बारी में, 4 से 5 बारी में, तो 3/5 मैच वो हारा है अपने कैरियर में। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि 22.5% से कोई नंबर रिड्यूस किया जाता है तो वो 217 हो जाता है, तो हमको नंबर बताना है। तो देखिए सबसे पहले कि आप समझिए 22.5% होता क्या है, ठीक है ना। 22 सही, 1/, तो ये जाएगा 44 और 1 45, 45 2%। तो अगर हम परसेंट का साइन हटाते हैं तो नीचे 00 आ जाता है। तो 5 से ये 9 बारी में, 5 से ये 20 बारी में, तो 9/40। तो 40 पे 9 की कमी, तो अगर 40 कोई नंबर था उसमें 9 की कमी कर दी तो वो नंबर हो गया 31। इस 31 की वैल्यू हमको दे रखी है 217, जो कि 7 गुना है। तो ये भी 7 गुना हो जाएगी। तो नंबर क्या आ जाएगा 280। 280 कोई नंबर था जिसको 22.5% कम किया गया, तो वो हो गया 217। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 280। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। ये थे हमारे पूरे 30 के 30 क्वेश्चन आज के मॉक टेस्ट के। आशा करता हूं आपको सॉल्यूशन अच्छे लगे होंगे अभी तक। अगर सॉल्यूशन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए एग्जाम बाइट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।